फिल्म की शुरुआत होती है ओढेला रेलवे स्टेशन से। गंदे कीचड़ से लथपथ एक लड़की रेलवे पटरी पर चलती हुई दिखाई देती है। लड़की का नाम राधा था। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा किसी का सिर लेकर पुलिस स्टेशन आ रही है। ये देख एक महिला पुलिसकर्मी तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है। अनुदीप एक ईमानदार और तेज तर्रार IPS अधिकारी। उन्हें ओढेला गाँव में ट्रांसफर किया गया था, जहाँ मौत की घटनाएं आम थी। इधर अनुदीप की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी। स्फूर्ति नाम की एक लड़की उनसे प्यार करने लगी थी। दोनों ने छुट्टियों में साथ घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन अनुदीप अब ओढेला जाने वाला था। गांव में नई शादी, नया जोड़ा और नई शुरुआत। गांव में नई शादी हुई थी। लड़की का नाम मधु था और लड़के का नाम वेंकटेश। नई शादी, दोनों आमने सामने हुक्ते रहे थे। मधु और वेंकटेश अब नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। मधु के घर के सामने ही एक और शादीशुदा जोड़ा रहता था, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति तिरुपति एक झूठा, शराबी और निकम्मा इंसान। पत्नी राधा एक मजबूत लेकिन टूटी हुई औरत। लेकिन राधा ही हमेशा तिरुपति को मारती रहती थी। गांव के सरपंच राधा के घर पहुंचे तो देखा कि राधा अपने पति तिरुपति से नाराज थी। सरपंच को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो बस अपनी स्त्री की गई शर्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने आया था। राधा ने शर्ट वापस ली, बॉक्स से पैसे निकालकर सरपंच को लौटा दिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? राधा ने गुस्से में जवाब दिया, ये बस नशे की हालत में झूठ बोलता रहता है और कुछ नहीं करता। सरपंच ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन राधा की नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसी बीच विवेक नाम का एक युवक गुस्से में था। वह मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु की शादी वेंकटेश से हो चुकी थी। इस बात से आहत होकर विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठा और अपनी भावनाएं साझा करने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू हमारी बात मान लेता तो आज मधु तेरी होती, ना कि वेंकटेश की। यह सुनकर विवेक के मन में एक खतरनाक विचार आया, जिससे गांव में हलचल मच गई। अगले दिन गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। गांव के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। IPS अनुदीप मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। गांव का सरपंच भी वहां पहुंचा और बोला, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें सच्चाई जाननी होगी। IPS अनुदीप ने आदेश दिया, मधु के पति और ससुर को बुलाओ। वेंकटेश कांपते हुए वहां पहुंचा और कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे विवेक का हाथ हो सकता है। मेरी और मधु की सगाई से पहले उसने मुझे धमकी दी थी। पुलिस ने विवेक को हिरासत में लिया। लगातार सवालों की बौछार, सख्त पूछताछ। आखिरकार विवेक टूट गया और चीख पड़ा, हाँ, मैंने ही मधु के साथ गलत किया। अपराधी मिल चुका था। लेकिन IPS अनुदीप को कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या सच में यही अपराधी था? आखिर अनुदीप ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन राधा अपने पति तिरुपति के साथ एक डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर भी उनके सवाल सुनकर हैरान रह गया। राधा कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ रिश्ता निभाने से कतराता है, बस खुद में ही खोया रहता है, दारू पीकर पड़ा रहता है। दरअसल तिरुपति गया था। राधा डॉक्टर से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन ये मुझसे दूर भागता है। क्या इसका कोई समाधान होगा डॉक्टर साहब? गाँव में एक और सनसनी, नई दुल्हन की मौत। गाँव में अभी अभी एक शादी हुई थी। नई दुल्हन की पहली रात थी, लेकिन सुबह वह मृत पाई गई। हैरानी की बात यह थी कि हर नई शादीशुदा लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची। IPS अनुदीप ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दुल्हन के शरीर पर अब भी उसकी शादी की साड़ी थी। पूरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। सबके चेहरे पर खौफ था। IPS अनुदीप को कुछ समझ आ रहा था। एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। क्या कोई रहस्यमयी शख्स गांव में घूम रहा था? एक पुलिस अफसर चिल्लाया, इन गांव वालों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। लेकिन अनुदीप ने कहा, सबूत मिलने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुदीप ने स्फूर्ति को कॉल किया और सारी बात बताई। स्फूर्ति, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? अनुदीप फिर से उस जगह गया जहाँ नई दुल्हन की घटना हुई थी। अनुदीप ने हर कोना छान मारा और फिर उसे कुछ दिखा, एक मोबाइल फोन। यही वह सुराग था जो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा सकता था। उसने बिना देर किए फोन उठाया, लेकिन जैसे ही ऑन किया वह चालू नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह डाउन थी। अब फटाफट पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया अनुदीप। वहां पहुंचते ही उसने फोन चार्जिंग पर लगाया और कुछ मिनटों बाद ऑन किया। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने फोन की गैलरी खोली। वहां एक वीडियो फाइल थी। वीडियो प्ले करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी। अनुदीप ने ध्यान से सुना। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, किसी से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आवाज डरी हुई थी, कंपा रही थी। कोई उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। और फिर अचानक उसकी चीखें बंद हो गई। एक लंबा सन्नाटा और फिर सामने वाले किलर ने उसको तड़पा तड़पा के मार डाला। अनुदीप ने वीडियो में आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए। ये एक बर्बर हत्या थी। उसने वीडियो को फिर से देखा, ये समझने की कोशिश की कि आखिर इसे किसने रिकॉर्ड किया होगा। फोन आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? अब मामला और पेचीदा हो चुका था। एक तरफ गगन था और दूसरी तरफ वेंकटेश के दोस्त। इन दोनों के बीच कुछ तो गहरी साजिश थी। गगन अब चुके से राधा का वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। पिछले पार्ट में आपने देखा कि चंदू चुके से नहाती हुई राधा की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त था। राधा नहाकर बाहर आई और अपने पति को जगाया। उसे अपने ब्लाउज की पिन लगवानी थी, इसलिए उसने पिन अपने पति को दी। लेकिन जैसे ही उसके पति ने राधा को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया। राधा की खूबसूरती देखकर उसके पति की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसने पिन लगाने की कोशिश की तो वह कामयाब नहीं हो पाया। राधा ने फिर भी अपने पति से ही पिन लगवाने की जिद, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने अपने पति से ही पिन लगवाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज था। राधा का पति अंदर से कुछ और ही था। वह गे था। उसको मन होता था सब कुछ करने का, लेकिन हो नहीं पाता। और राधा को देखकर अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ सकती थी। राधा की अदा, उसकी मासूमियत, उसकी नजरों की कशिश, ये सब देखकर कौन खुद को संभाल सकता था? अब पुलिस के हाथ वह अहम सुराग लग चुका था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस ने वह ऑडियो अलग अलग जगहों पर लोगों को सुनाया ताकि कोई आवाज को पहचान सके, लेकिन किसी को भी नहीं पता था यह किसकी आवाज है। अब पुलिस चंदू के घर पहुंची और वहां भी सबको ऑडियो सुनाया, लेकिन यहाँ भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी चंदू अचानक बोल पड़ा, ये आवाज तो फोटोग्राफर की लग रही है। पुलिस तुरंत उस फोटोग्राफर तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। अब असली टेस्ट होना था। पुलिस ने उसकी आवाज का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन कोई मेल नहीं हुआ। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए चंदू के दोस्त, जो एक लॉयर था, पुलिस स्टेशन आया और फोटोग्राफर को छुड़वा दिया। अब अनुदीप ने एक नई चाल चली। उसे किसी भी हालत में कातिल को पकड़ना था। इस बार उसने दिमाग का ऐसा खेल खेला कि कातिल खुद ही फंस जाए। इसी बीच गांव के सरपंच की बेटी की शादी होने वाली। सरपंच शादी का कार्ड देने पुलिस स्टेशन आया, लेकिन अनुदीप ने उसे रोक लिया। अभी शादी मत करो। अनुदीप ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच नहीं माना और धूमधाम से शादी करवा दी गई। गांव में शादी की खुशी में हर कोई झूम रहा था। अनुदीप ने शादी में कई पुलिस
पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, क्योंकि यह वही गांव था जहां नई दुल्हनों को शादी के दूसरे ही दिन मार दिया जाता था। इधर राधा का पति नशे में चूर होकर डांस कर रहा था। राधा की दोस्त उसे तैयार होने में मदद कर रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी खतरे में आने वाली है या शायद खत्म होने वाली है। उधर फोटोग्राफर चुके से दुल्हन की तस्वीरें खींच रहा था, वो भी अजीब अलग एंगल से, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। शादी की रात तो ठीक से गुजर गई। दूल्हा दुल्हन ने रात का आनंद लिया, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंदाजा बेचारी दुल्हन को भी नहीं था। सुबह का खौफनाक मंजर सुबह होते ही दुल्हन अपनी दोस्त को छोड़ने स्टेशन जा रही थी। पुलिस दूर से उनकी निगरानी कर रही थी ताकि कोई हादसा ना हो। दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक रेलवे गाड़ी वहां से क्रॉस हुई और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। दुल्हन अचानक गायब हो गई। उसकी दोस्त को किसी ने बेहोश कर दिया। अब अनुदीप को खबर मिल चुकी, कातिल फिर से हमला कर चुका था। नई दुल्हन को अगवा कर खेतों में ले जाया गया। वहाँ सुनसान जगह थी, सन्नाटा था और सामने खड़ा था कातिल। उसका इरादा साफ था। पहले वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, फिर उसको मार देना चाहता था। लड़की डर के मारे कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन कातिल बेरहम था। लड़की को लगा कि मुझे आज शायद मार ही देगा। लड़के ने उसे सब कुछ कहा। तुम्हारी फर्स्ट नाइट का हर लम्हा मुझे मालूम है। लड़की हैरान रह गई। ऐसा हुआ कैसे? कोई फर्स्ट नाइट की वीडियो लेता है भला? कातिल कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था। लड़की का दिमाग सुन्न हो गया। कातिल ने उसे हर वह घिनौनी बात याद दिलाई जो उसकी सुहागरात के दौरान हुई थी। अब लड़की को समझ आ चुका था कि कातिल का ही दोस्त फोटोग्राफर था जिसने चोरी छिपे वीडियो बनाया था। फिर भी वह डरी नहीं थी, लेकिन बेचारी लड़की कर ही क्या सकती थी? उसे हर हाल में बचना था, वहाँ से किसी भी तरह भागना था। कातिल अब उसके करीब आ रहा था और तभी खेतों की तरफ IPS अनुदीप पहुंच चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कातिल ने लड़की का रेप कर दिया। जब अनुदीप खेतों में पहुंचा तो उसने देखा लड़की की लाश वहीं पड़ी थी। अब पुलिस कातिल के पीछे थी। वह भागने लगा, लेकिन अनुदीप ने एक पत्थर उठाया और कातिल पर दे मारा। कातिल जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसका चेहरा देखा तो सबके होश उड़ गए। कातिल कोई और नहीं बल्कि चंदू था। गाँव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने चंदू को जमकर पीटा। इधर राधा यह सब सुनकर डर गई और छुपने की जगह ढूंढने लगी। राधा और उनके पति पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। साहब, चंदू थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। राधा गिड़गिड़ाने लगी। हम शरीफ लोग हैं। चंदू की बेटी की शादी होने वाली थी। चंदू ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तिरुपति ने अनुदीप से प्रार्थना की। IPS अनुदीप उनकी बेबसी को देख रहा था। उसे उनके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब चंदू हमारे पास नहीं है। सरपंच उसे ले गया है। सरपंच ने चंदू को अपनी हवेली में कैद कर रखा था। गुस्से में जलते हुए उसने चंदू को पीटना शुरू कर दिया। तूने मेरी बेटी को मारा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदू दर्द से चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। राधा और तिरुपति भागते हुए सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जी, हमारा चंदू निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। राधा ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन सरपंच का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जिसने मेरी बेटी की जान ली उसे मैं नहीं छोड़ सकता। राधा रोते रोते सरपंच के पैरों में गिर गई। भगवान के लिए हमें न्याय दीजिए सरपंच जी। लेकिन गांव में कोई भी सरपंच के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राधा और तिरुपति वकीलों के पास भी गए, लेकिन सबने मोटी फीस मांगी जो वे चुका नहीं सकते थे। राधा और तिरुपति को विश्वास था कि ऐसा काम चंदू नहीं कर सकता। उनके साथ कोई साजिश हुई है और वहाँ अब राधा तिरुपति चले जाते हैं। इसी बीच अनुदीप को खबर मिली कि गाँव में एक और मर्डर हो चुका है। उसने तुरंत सरपंच को फोन लगाया। सरपंच जी, चंदू निर्दोष है, असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। सरपंच गुस्से में बोला, कैसे पुलिस वाले हो तुम, एक क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकते? अनुदीप ने गंभीर आवाज में कहा, हमने कातिल को पकड़ा था, लेकिन वो चंदू को फंसाकर भाग गया। सरपंच को झटका लगा। उसने तुरंत चंदू को आजाद कर दिया। जब सच्चाई सामने आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राधा के पास गया, सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे देवर को गलत समझा। उसने राधा को कुछ पैसे दिए, लेकिन राधा की आंखों में आंसू थे। उसने पैसे वापस कर दिए और हाथ जोड़कर कहा, कोई बात नहीं सरपंच जी, बस आप आपके इलेक्शन में बांट देना। तभी अनुदीप के फोन की घंटी बजी। कॉल स्फूर्ति की थी। अनुदीप, हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसने अचानक कहा। अनुदीप चौंक गया। अभी यह सब इतना आसान नहीं है स्फूर्ति ने भावुक होकर कहा, जब मैं ड्रग के चंगुल में फंस गई थी तब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं डॉक्टर हूँ। अब मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि IPS अनुदीप एक कातिल को नहीं पकड़ सका। अनुदीप उसकी सच्ची भावनाओं को समझ गया। उसने स्फूर्ति की बात मान ली। अब अनुदीप खुद मीडिया के सामने आया और कैमरे में देखकर बोला, अगर हिम्मत है तो फिर से ऐसा करके दिखा। कातिल को खुली चुनौती दी गई थी। अब देखना यह था कि वह इस चुनौती का जवाब कैसे देता। स्फूर्ति और अनुदीप मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर लेते हैं। दोनों बेहद खुश थे। मंदिर के कोने में छिपा कैमरामैन उनकी चुपके से तस्वीर कैद कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना फोन निकाला और चंदू को कॉल लगाया। काम हो गया। शादी के बाद अनुदीप और स्फूर्ति जब घर लौटे तो राधा ने तिलक लगाकर दोनों का स्वागत किया। दरवाजे में एक सफेद लिफाफा पड़ा था। अनुदीप ने उसे उठाया और खोला। लेटर में केवल एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब देखो मौत कितनी करीब है। राधा और स्फूर्ति ये सुन के घबरा गई, लेकिन अनुदीप के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। अनुदीप ने तिरुपति को कुछ पैसे दिए, लेकिन तिरुपति, चंदू और कैमरामैन इन पैसों से पार्टी करने निकल पड़े। तो उधर अनुदीप और स्फूर्ति अपनी पहली रात के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अनुदीप के मन में कई बातें चल रही थी। उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका असली ध्यान कातिल को पकड़ने पर था। रात के सन्नाटे में अचानक धड़ाम की तेज आवाज हुई। राधा हड़बड़ाकर उठी। आवाज छत से आई थी। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो एक भारी पेटी नीचे गिरी पड़ी थी। राधा ने हिम्मत करके पेटी खोली और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेटी के अंदर लड़कियों के कपड़े, ब्रा और ढेर सारे कीमती गहने भरे पड़े थे। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये गहने यहाँ कैसे आए? किसके थे ये कपड़े? उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह मामला बहुत गहरा है। उसने बिना समय गंवाए गहनों को समेटा और घर से बाहर निकल पड़ी। उसने तिरुपति को झूठ बोल दिया कि वह किसी काम से जा रही है। राधा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले सरपंच के घर पहुंची। राधा हिम्मत जुटाकर सबसे पहले सरपंच के घर पहुंची। सरपंच जी, ये अंगूठी किसी की पहचानी हुई लगती है। सरपंच ने जैसे ही अंगूठी देखी, ये तो मेरी बेटी की है, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिली? राधा को समझ नहीं आया कि वह सच बताए या नहीं। सरपंच को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राधा और ज्यादा सवालों में उलझना नहीं चाहती थी। वह वहाँ से दौड़ते हुए गाँव के एक और घर पहुंची। वहाँ उसने मृतका के पति वेंकटेश को दूसरी अंगूठी दिखाई। वेंकटेश ने जैसे ही अंगूठी देखी, ये तो मेरी पत्नी की है। अब राधा को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसका सुराग कहीं न कहीं उसके अपने घर में ही छिपा है। डर के मारे कांपती हुई वह घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने देखा कि तिरुपति और चंदू दोनों गायब थे। अब राधा के अंदर और डर समा
आ गया। उसने चंदू की बेटी को जगाया, मगर कुछ कहने से पहले ही वह खुद सवालों से घिर गई। क्या ये सब मेरे घर से जुड़ा है? आधी रात को उसने फैसला किया कि वह अनुदीप को फोन करके सब कुछ बताएगी, मगर फोन मिलाने के बावजूद उधर से कोई जवाब नहीं आया। सुबह तिरुपति कपड़े लेने के बहाने अनुदीप के घर आया। उसने अनुदीप के कुछ कपड़े लिए और चुपचाप वहाँ से चला गया। राधा अब तक बुरी तरह डर चुकी थी। आखिरकार जब अनुदीप ने राधा का फोन उठाया तो राधा बोली, आप अपने कमरे में जाकर देखिए स्फूर्ति वहाँ है या नहीं। अनुदीप ने घबराकर कमरे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बिस्तर खाली था, स्फूर्ति वहाँ नहीं थी। अनुदीप ने तुरंत राधा को बताया, स्फूर्ति घर पर नहीं है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अफसोस और डर के साथ कहा, मेरा ही पति आपकी पत्नी को उठा ले गया। तिरुपति कपड़ों के बहाने अनुदीप की पत्नी को ही ले गया था। तिरुपति पहले स्फूर्ति के कमरे में गया। उसने रोमांटिक होने का नाटक किया। धीरे धीरे उसके शरीर को छूने लगा। स्फूर्ति को लगा कि ये अनुदीप है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तिरुपति है, वो चीखने ही वाली थी कि तिरुपति ने उसका मुंह दबा दिया। स्फूर्ति हिल भी नहीं सकी। फिर उसने उसे बेहोश कर दिया और एक बड़े बक्से में बंद कर अपने साथ ले गया। अनुदीप को अब साफ दिखने लगा कि जितनी भी नवविवाहिताओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके पीछे तिरुपति ही था। अब उसे पकड़ने के लिए राधा और अनुदीप दोनों निकल पड़े, लेकिन तिरुपति कहीं नहीं मिला। तभी राधा ने एक तरकीब सोची। वह घर जाकर तिरुपति के कपड़े कुत्ते को सुंघाती है, ताकि कुत्ता उसकी गंध पहचान कर उन्हें सही जगह तक ले जा सके। अब राधा कुत्ते के साथ गांव से दौड़ते हुए खेतों की ओर बढ़ती है। अचानक कुत्ता एक कुएं के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा है। राधा दौड़कर वहां पहुंची है और कुएं में झांकती है, लेकिन पहले उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही कुत्ता फिर से भौंकता है, राधा गौर से देखती है तिरुपति वहां स्फूर्ति को मारने की कोशिश कर रहा था।